दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि मैंने आपसे एक चीज़ कहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पेपर यूकेपीएससी करा रहा है इसमें उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको अच्छे से डाइजेस्ट करके जाना है। डाइजेस्ट का मतलब समझ लेना, जो हम पढ़ के आए हैं आज तक उसी को रिपीट करना है, उसी को रिवाइज करना है, भले ही 10 बार करें। मतलब हम चूक ना करके आएँ, हमसे मिस्टेक ना हो एग्जामिनेशन हॉल पे, हमसे गलतियाँ ना हो, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आने वाले दिसंबर के मंथ में कंप्लीट एक महीना हम लोग जीएस पढ़ेंगे रैंडमली। रैंडम का मतलब एक ऐसी चीज़ उठा के चलेंगे, वो सिलेबस में हो ना हो, लेकिन यूकेपीएससी अगर वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, जैसे विश्व की जलधाराओं से क्वेश्चन उठा देता है, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालयों से क्वेश्चन उठा सकता है, विभिन्न सूचकांक से क्वेश्चन उठा देता है, यानी एक प्रकार के रैंडम जो चीज़ें, आंदोलन का क्रम उठा देता है, पर्वतों का दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण उठा के रख देता है। यानी हम एक काम करेंगे, आने वाला एक महीना जो होगा दिसंबर वाला, जैसे ही क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, कंप्लीटली हम क्या पढ़ने शुरू कर देंगे, जीएस पढ़ने लगेंगे, बाकी चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं। और वो जीएस ऐसी होगी, जितना भी मैं कर पाऊँ, जितनी मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको ये मतलब कहना चाहूँगा कि आप अगर उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ तो आपको वास्तव में जो है फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन हॉल पे। ठीक है, अब जो ये क्लासेस हैं, मतलब ये 4 क्लासेस, एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की, एक इकोनॉमी की, एक ज्योग्राफी की, 4 क्लासेस। ठीक है, ये जो 4 क्लासेस हैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक टारगेट बनाना है। यानी एक टारगेट ऐसा रखिए, जैसे अभी कौन सा ये अक्टूबर चल रहा है, यानी दीपावलियाँ हैं, दीपावली चल रही है आजकल, दीपावलियों का जो है, और इसके बाद जो स्टार्टिंग का 15, 8, 10, 12 मतलब जो आपका नवंबर होता है, या 8, 10 नवंबर तक का एक टारगेट बना के चलिए। जो चीज़ मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट या ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। ये मैंने कोई सिलेबस नहीं देखा कि आपके सिलेबस में ये है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक किसके अंदर से क्या पूछे जा सकता है। अब जैसे हिस्ट्री का मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया, जितने मैं टॉपिक बताऊंगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा, 3-4 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 3-4 नंबर आपके इसी में से अगर आ जाए, यही टॉपिक से अगर पिक कर ले, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे, और हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री के जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, इसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, वो आप लोग देखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखोगे। देखिए, तो पहला देखना हिस्ट्री के अंदर, अब आप सब जानते हैं इसमें बच्चों 3 सेशन आते हैं, मेडिवल या आपका एंशिएंट, मेडिवल और अपने आप में मॉडर्न, यानी आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 सेशन आते हैं। इन तीनों में पहली बार बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता है। ठीक है, अगर इतिहास के सेशन से 6 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ से या 2 क्वेश्चन यहाँ से, इस प्रकार का कुछ एग्जाम में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही रहेगा, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको सोर्स ज़्यादा नहीं पकड़ने हैं। मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि लास्ट का समय है, अंतिम समय है, आपको आपके पास अगर ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव है, तो आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव कीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किताब कीजिए ल्यूसेंट की, और उसमें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आप स्टार्टिंग से जो टॉपिक बताना उसको आप पढ़ते हैं, बाई चांस आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है और एग्जामिनेशन हॉल में भी आएगा तो मैं कर लूंगा, जैसे ही आप जहाँ पे अटकते हैं, आपको लगा यार इसमें मैं डाउट हूँ कहीं क्वेश्चन, उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे सिर्फ उस हाईलाइट वाले पॉइंट को आप देख के जाओगे। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। अंतिम समय है, 1 महीना आप कुछ भी नहीं पढ़िए, फालतू चीजें छोड़ दीजिए, 1-1.5 महीना आप टोटली ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कीजिए, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो सोर्स क्या रहेगा, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र, जो भी कहोगे। ठीक है, घटना चक्र जो भी है। तो पहला देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, आप इसमें जानते हैं कि आपका टॉपिक क्या होगा, सिंधु सभ्यता होगा। यानी देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1 प्लस वैदिक पीरियड 2 प्लस बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म 3 प्लस जैन धर्म 4। पहले अगर इन 4 टॉपिकों की ओर ध्यान दोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मुझसे कोई एक पूछेगा कि यूकेपीएससी कहां सबसे ज्यादा जाता है, बौद्ध धर्म की, तो आपको बौद्ध और जैनिज्म के जो क्वेश्चन हैं यहां पर अच्छे से देखने हैं। और इस टाइम पे जो किताबें अगर कोई लिखी गई हैं, यानी राजाओं के नाम नहीं पढ़ने आपको, राजा महाराजा इस टाइप का स्कोप नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना, अगर बाई चांस इस दौर में कोई साहित्यिक रचना हुई है, कोई चीज लिखी गई है, तो इस चीज को आप अच्छे से तैयार करके जाना। जैसे बोलते नहीं कि अश्वघोष ने कौन सी लिखी
किसकी है, ये मुद्रा राक्षस किसकी है, या ये किसकी है, द प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई है, मैकियावेली, वो तो चलो वहाँ से वो लिंक होता है, या मैगस्थनीज ने कोई किताब लिखी है, इंडिका किसने लिखी है। तो यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री में साहित्य वाला पोर्शन अच्छे से देखना है, यानी कोई रचना है जो ठीक ठाक है, जो फेमस है, वो आपको अच्छे से देख के जाना है किसी भी पीरियड में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप ये मत पढ़ के जाना कि ये कहाँ पाया गया, ये कहाँ, इतना स्कोप है नहीं, ठीक है, वो तो अलग चीज होती है कि हम सिलेबस में तो पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज ध्यान रखना, जो प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है उनकी नदियों के किनारे हैं, या एक आध बंदरगाह वगैरह कहाँ है, बहुत स्कोप नहीं है पूछने का, ठीक है। बाकी फेमस चीजें आपको उतनी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्वेश्चन वहां से आए, ये अब कम चांसेज है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आपको, ये हमारा रिस्क हो सकता है कि हम ऐसा कहें कि इससे प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ इससे प्रश्न आने की कम चांसेज है, किससे, इंडस वैली। लेकिन ये मत करना कि मैं पढ़ के ही ना जाऊँ, आप फेमस चीज़ें पढ़ के जाना, यानी कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्थल है, किन नदियों के किनारे हैं, कौन से प्रमुख बंदरगाह नगर हैं, इसके अलावा आपका कोई फेमस चीज़ जैसे बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, और या जो एक जो नर्तकी की मूर्ति है बहुत फेमस है, या एक दो चीज़ें इस प्रकार की, शिव की जो मूर्ति पाई गई है ये इस प्रकार की, तो एक दो चार चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैदिक पीरियड के बारे में जब आप आओगे तो 4 वेदों में से जो वेदों के उपवेद होते हैं या वेदांग जिसको होते हैं वो देख के जाना, या इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे आपने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब जो 4 के 4 वेद हैं, यजुर्वेद, तो इन 4 वेदों में आप एक चीज़ ये देख के जाना कि किस वेद में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। दूसरा, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कभी कभी ये पूछ देता है ना कि इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आपको दिख जाएगा उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। और 4 के 4 वेदों में कौन सा वेद क्या बताता है, कौन सा वेद क्या बताता है, ये आप देख के जाना, और इनके ब्राह्मण ग्रंथ और इनके उपनिषद वगैरह, ठीक है, जो होंगे हर वेद के। ये देखिए, बौद्धिज्म और जैनिज्म जब आप आओगे तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखना है, ऐसे राजाओं के नाम जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है, जैन धर्म को संरक्षण दिया, राजाओं के नाम मैं बोलूंगा, ठीक है। साथ ही साथ बौद्धिज्म में आप देखना महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चीजें होंगी, या कहाँ उनको महापरिनिर्वाण, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, या बौद्ध धर्म के बारे में जो अलग अलग 4 के 4 आपको ध्यान होगा ना, बौद्ध के 4 के 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ, किस राजा के काल में हुआ, किस स्थान पे हुआ, इसके साथ ही साथ कौन सा बौद्ध धर्म का संरक्षण करता था, राजाओं के नाम, एक आध राजाओं के नाम, और महात्मा बुद्ध के एक आध उपदेश से संबंधित जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, त्रिरत्न हैं जैन धर्म में, या त्रिपिटक पढ़ के जाना, जैन के त्रिरत्न पढ़ के जाना, ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपका जैन में महावीर स्वामी ने जो है अपने आप में कौन सा इसके अंदर जो बहुत जैन धर्म की चीज़ें हैं, कौन सा जोड़ा, अहिंसा जोड़ा, क्या जोड़ा, या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये बहुत है। और इस दौरान अगर कोई लेखक आपको मिलता है उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करके जाना। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, शैव धर्म दिया होगा, वैष्णव धर्म, वहाँ से नहीं आता क्वेश्चन। महाजनपद काल में जो महाजनपद हैं, महाजनपद काल, इससे एक प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो एक प्रश्न होता है महाजनपद और उसकी राजधानी कहाँ है, यानी कभी कभी पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानियों के नाम पता होने चाहिए, फेमस, जैसे कौशल की राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी कौन सी थी, चंपा क्या था, या इसके अलावा इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ थी, मथुरा की सूरसेन थी, यानी वो जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है वो महाजनपद, यानी इससे 1 नंबर आने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बौद्ध और जैन धर्म से मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ के जाना, यहाँ से कम स्कोप रहेगा, ठीक है, प्रश्न आने का आपका, मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ के जाएं, इससे कम आपने लूसेंट पढ़ना है। इसके बाद महाजनपद के बाद सीधे आप आ जाए मौर्य से पहले। मौर्य से पहले बहुत कुछ नहीं है, आप ये भी पढ़ोगे, आप मौर्य से पहले का जो टाइम पीरियड है, बिंदुसार, बिंबिसार, ये वो जो है जो भी है पढ़ते रहते हो, तो वहां से भी बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे आप, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, ये वो बेसिक क्वेश्चन है, वो लूसेंट से ही काम बन जाएगा, तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, यानी उतना स्कोप नहीं है। इसके बाद सीधे आता बच्चों मौर्य काल। मौर्य काल में आपको सबसे ज्यादा फेमस फोकस करना है अशोक। अशोक के शासनकाल के बारे में पढ़ के जाना, इसकी धम्म नीति, ये कहाँ भेजा गया था, किसका पिता था, किसका पुत्र था, और इसके बारे में, और समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और अशोक, ठीक है। इसके अलावा अशोक के जो राजा हैं, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये नहीं, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, यानी इस मौर्य काल में कार्य कौन से लगते थे फेमस, इनके उसमें जो मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था, यानी इस प्रकार की चीजें आपको देखनी है। यानी टैक्स सिस्टम क्या था, मुद्रा, कहने का मतलब आपने मौर्य का प्रशासन पे फोकस करना है, कौन से, एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, प्रशासन, यानी आपका यहां से ऐसा क्वेश्चन आएगा इसने किसको हराया, ये किसने ये नहीं। और इसी दौरान आपको कहीं ना कहीं एक और चीज मिलेगी, एक झील का नाम सुना होगा आपने, झील का नाम मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने मरम्मत कराई थी स्कंदगुप्त वगैरह, उसमें वो बहुत फेमस झील है,
किसी को अगर याद आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक झील है यहाँ पर, ठीक है, एक झील है, उसके बारे में आता है, इसने निर्माण कराया, इसने मरम्मत कराई, ये वो इस टाइप की चीजें। तो मौर्य पीरियड में आपको अशोक अच्छे से पढ़ना है, बाकी मौर्य का प्रशासन देखना है, ठीक है, और इनके कर मुद्रा सिस्टम क्या था, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका पुत्र, इसका बेटा, ये वो ये, बाकी इस दौरान आपको देखना होगा इस टाइम पीरियड में अगर कोई भारत की यात्रा पे आता है या इसने कोई किताब लिखी, ये चीज देखना है। अब जैसे ही मौर्य के बात आओगे, थोड़ा कनिष्क के शासनकाल के बारे में अच्छे से देख के जाना, यानी कनिष्क के दरबार के कवि कौन थे, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा देख के जाना, हर्षवर्धन किस मतलब के दरबार में कौन थे, बाणभट्ट वगैरह कौन थे, कादम्बरी वगैरह किसने लिखी, यानी रचनाएं यहाँ पे आपको अच्छे से देख के जाना है। साथ ही साथ इनका जो इसका जो दक्षिण भारत के राजाओं के साथ संघर्ष हुआ, जो त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, आपने सुना होगा, राष्ट्रकूट, पाल और इनके साथ हुआ था, वो देखना है। यानी त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो किसके मध्य हुआ था, कौन कौन थे उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है। ये अब जैसे ही मौर्योत्तर काल में आते हो आप, मौर्योत्तर काल में आप सीधे सीधे किसकी ओर आना, हल्का सा जो साउथ इंडिया की जो राजवंश है उनके राजा किसने इसकी स्थापना की थी, आपको डीप नहीं पढ़ना है वहां, ठीक है। राजा इसकी स्थापना इसने की, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इसका कौन था, उसका कौन था, अलाना फलाना ढिमकाना। और चोल की ओर जब आओगे, चोल वंश की, उसमें चोल में थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चोल राजवंश का प्रशासन आपको देखना है। उसके उसमें जो अलग अलग राजा थे, मतलब अलग अलग लोग थे, ग्राम प्रधान को क्या कहते थे, किसान क्या होते थे, उर क्या होती थी, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं चोल वंश का प्रशासन। और राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना, राज ने ये किया, राजधर्म ने ये किया, उसने ये किया, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये किया, वो नहीं आने वाला है, उतना स्कोप नहीं है बच्चों। मैंने आपसे पहले कहा है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा उसके लिए स्कोप का होना बहुत जरूरी है। हमारा सिलेबस इतना बड़ा है और प्रश्न आ रहे हैं 100, तो हमारे सिलेबस सारी चीजें ओपन की गई हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सीधे आप जब मौर्योत्तर काल के बाद दक्षिण भारत के इन राजवंशों के बारे में आओगे तो आपको सीधे सीधे कहां पे आना है, मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में बहुत कम चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन आए, और आएगा तो अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोगों से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखना, इस मध्यकालीन भारत में जो विदेशी यात्री आए थे, ठीक है, ध्यान रखना, मध्यकालीन भारत में विदेशी, मुस्लिम शासन काल जब था यहां पर, उस समय जो विदेशी यात्री आए थे वो किसके दरबार में आए थे, ये ध्यान रखना है आपको। यानी ये आखिर विदेशी यात्री किसके दरबार में आए थे, चाहे आप मोरक या अलबर, मतलब ये आपको हो, ये क्या कहते हैं, अलबरूनी कहो, या आप लोग मोरक्को से जो आया था इब्न बतूता कहो, या इस प्रकार का बर्नी कहो, ये किसके दरबार में, दरबार में कौन विदेशी यात्री था और कौन किसके दरबार का कवि था, कौन, ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखना है आपने, ठीक है, कौन किसके दरबार में था। ये टाइप की चीजें अगर आपको मिल जाएगी तो देखना पड़े, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन था, इब्न बतूता, सॉरी, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके दरबार में कौन था। बाकी कंप्लीट मध्यकालीन भारत में मुगल से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़नी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब कोई बिल्डिंग बनी है क्या है, और उस बिल्डिंग को किसने बनाया, कौन सी शैली, जैसे कुतुब मीनार आप पढ़ते हो तो भले ही जैसे है, कुतुब मीनार को बनाने में किस किस का रोल रहा था। इसके अलावा जो सिकंदर लोदी का मकबरा, हाँ ये भी ध्यान रखना, मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम शासक थे उनके मकबरा, किस फेमस जो शासक हैं उनके मकबरे कहाँ हैं, माने मकबरा भी आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला अच्छे से पढ़ना है, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत सही तरीके से तैयार करके जाना है। बाकी ये मत पढ़ना मध्यकालीन बलबन का पुत्र ये था, ये अपने आप में ये क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान क्या बेटा ये था, इसके बाद ये बड़े कुछ नहीं, और किसी का टाइम पीरियड नहीं पढ़ना है। कई बच्चे तो टाइम पीरियड भी पढ़ते हैं, इतने से इतने तक ये बैठा, इतने से ये कुछ नहीं आता भाई, इतना स्कोप नहीं है एग्जामिनेशन हॉल पे आपका जो प्रश्न पूछे, तो हम क्यों इतना आखिर इसको पढ़ के जाए, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। स्थापत्य कला और किसके मकबरे कहाँ है। बाकी मध्यकालीन भारत में अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी, इसके टाइम पे जो कर थे वो कौन कौन से थे, साथ ही साथ ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लगे थे या किसने लगाया किसने हटाया। एक फिरोज शाह तुगलक का नाम मिलेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है वो, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अब मध्यकाल का प्रशासन आपसे अच्छे से देखना है। अब ल्यूसेंट में देखना, मध्यकाल का प्रशासन मिलेगा आपको, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ मिलेगा, ल्यूसेंट की जीएस में। इसमें देखना जैसे प्रशासन में इकता प्रणाली किसने शुरू की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने की थी, सैनिकों को नकद वेतन देना किसने शुरू किया, यानी एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है आपने। ये नहीं कि ये युद्ध ये हुआ था, ये युद्ध ये हुआ था, वो युद्ध तब हुआ था। युद्ध है ही कितने बताओ, तराइन के 2-3 युद्ध आप सुनते हो, पानीपत के युद्ध सुनते हो, इसके अलावा खानवा वगैरह का युद्ध सुनाई देता है, साथ ही साथ हल्दी घाटी का युद्ध, वो तो कॉमन है ना, युद्ध वगैरह तो है कॉमन। तो युद्ध वगैरह आए तब भी आप कर लोगे, ना आए तो
फिर तो यार इतना तो बहुत बेसिक है ना, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पोर्शन को कवर करोगे आप सीधे अकबर में आ जाना। आप बाबर के 4 युद्ध पढ़ जाना, ठीक है, बाबर के 4 युद्ध आपने पढ़ के जाने हैं। बाकी कुछ नहीं आता, वो 1526, 27, 28, 29 वाले जो हैं वो याद करके जाना, 4 युद्ध कौन सा कब हुआ था। इसके अलावा हुमायूं का जो शेरशाह सूरी के साथ जो पंगा वंगा चलता था, इसके 2 युद्ध आप पढ़ के जाना, 1539 और 40, बिलग्राम वगैरह वाले जो युद्ध है वो देख के जाना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि वो मध्यकालीन भारत में उसने हुमायूं को बहुत परेशान किया था। तो शेरशाह सूरी के अंदर थोड़ा 2 लाइन देख के जाना कि उसका मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में, उसने किसको पराजित किया, और चहलगामी प्रथा वगैरह तो वो पहले की है जो भी है वो, इस टाइप की चीजें आप लोग देख के जाना। तो थोड़ा सा वहां पे मध्यकालीन प्रशासन में शेरशाह सूरी, बाकी अकबर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसकी जो नीतियां हैं, इसका जो प्रशासन है वो थोड़ा ढंग से देख के जाना है, ठीक है। शाहजहां के बारे में इसके बाद आएगा, बीच का आप छोड़ भी सकते हो, जहांगीर वगैरह वो जो अंगद वो उनको दिया था ना, जो सिख गुरु थे, सिख गुरुओं को जिसने अपने आप में मृत्युदंड दिया था, वो कौन से गुरु थे जहांगीर के दरबार में जिसने इनको ऐसा किया, वो देख के जाना। बाकी जहांगीर वगैरह इन सब के सिर्फ मकबरे आपको पता होने चाहिए, और इनके समय में अगर कोई किताब लिखी गई है वो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब पे आ जाइए, सीधे लास्ट आना आपको। औरंगजेब बीच में कुछ नहीं करना है, उनको पढ़ के कोई फायदा नहीं, पेपर में आने से भी रहा हो। जब आप औरंगजेब पढ़ोगे तो ये आपका मध्यकालीन भारत जैसे ही एंड हो जाएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पढ़ना है, ठीक है। यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उनके आगमन का क्रम पढ़ना। अंग्रेज कब आए थे, उनकी पहली फैक्ट्री, उनका क्रम फेमस अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। इसके अलावा जो अंग्रेज फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, अंग्रेजों की कहाँ हुई थी, दक्षिण भारत में कहाँ पर हुई थी, ये इस टाइप की चीज़ें आपको देख के जानी है। जब आप ये पढ़ोगे तो आप सीधे कहाँ आ जाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये नहीं पढ़ना है बंगाल का नवाब ये वो, ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। फेमस क्वेश्चन आएंगे, आप सीधे कहाँ पे आ जाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर। अब आपको क्या करना है, गवर्नर को ध्यान रखना है। गवर्नर पहले देखना, 1857 से पहले आपको जिन गवर्नरों के बारे में पढ़ना है वो है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक लॉर्ड बेंटिंग और एक है डलहौजी। ये तो आप 3 अच्छे से देख के जाना। डलहौजी के शासनकाल में रेलवे, डाक वगैरह जो भी स्टेब्लिश हुआ था ये अच्छे से देख के जाना। साथ ही साथ डलहौजी की जो राज्यों को हड़पने की नीति थी, जिसको आप लोग व्यपगत का सिद्धांत बोलते हो, वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है। यानी व्यपगत सिद्धांत देखना है, डलहौजी की जो अपने आप में राज्यों को वो करना है, अपने आप में जो यहाँ पे स्टेब्लिश किया था इन्होंने, जो नए नवाचार के जो डेवलपमेंट संबंधित, चाहे रेलवे वगैरह, डाक वगैरह, वो देख के जाना है, ठीक है। बेंटिंग का सुधार पूरा पढ़ के जाना है आपको। सुधारवादी जो इसका था, इसके समय में जो है पहला विधि आयोग बना था, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। और कॉर्नवालिस के बारे में 3, कॉर्नवालिस के बारे में से जहां से शुरू होगा इसका पूरा पढ़ना है। पुलिस प्रशासन का पिता कहलाता है ये वो। और यहीं पे आपको 3 बंदोबस्त पढ़ने हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ये कब शुरू हुए थे, किसके समय में हुए थे, और किसमें इसमें अंग्रेजों ने किसके साथ सौदा किया था, ये भी आपको क्या करके जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। जब आप इस पोर्शन को पढ़ोगे, यहाँ भी बहुत स्कोप नहीं है। अब कई बच्चे टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर आपको ऐसे पढ़ना है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और 3 मराठा युद्ध, 3 मराठा युद्ध, इन दोनों में अगर पढ़ना होगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कौन सा, एक श्रीरंगपट्टम की संधि वाला 1792 के आसपास वाला तृतीय, एक जब वो मरा था 1799 के आसपास, जब ये टीपू सुल्तान मारा गया था। तो आंग्ल मैसूर, अंग्रेज और मैसूर के युद्ध देख जाना, मराठा नहीं देखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। जब आप इस पूरे पोर्शन को कवर करते हो तो डायरेक्ट आपको 1857 के विद्रोह में आना है। 1857 की क्रांति हमेशा एक सेपरेट टॉपिक रहा है, लुसेंट इस टॉपिक को अलग से तैयार करके जाना, 1857 की क्रांति, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आपको सीधे सीधे किन चीजों में पढ़ना है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके आपको क्या करना है, प्रमुख अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता, अधिवेशन प्लस अध्यक्ष। बहुत टाइम है बच्चों, अभी 2.5 महीना यहाँ नहीं होता, इतने में तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। 10-10 दिन भी अगर आप बांटते हो, 10 दिन में हिस्ट्री निपटाओ, 10 दिन में भूगोल निपटाओ, 10 दिन में इकोनॉमी निपटाओ, 10 दिन में उसके बाद पॉलिटी निपटाओ, फिर उस चीज़ को हाईलाइट करना। जो नहीं आता लास्ट में बचे हुए जो 20-25 दिन है उसमें 20-20 बार रिविजन हो जाता है उसके बाद। तो अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता आपको जाना है, और उसमें प्रमुख निर्णय जो हुए थे, यानी जैसे कभी आएगा ये पहली बार स्वराज का प्रयोग कब हुआ, और पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, पहली
महिला अध्यक्ष कौन थी, इसके अलावा होम रूल का निर्णय कब पारित हुआ, लखनऊ समझौता कब हुआ, और इसके अलावा लाहौर अधिवेशन कब था, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। यानी एक ऐसा पॉइंट आपको पकड़ना है जहां प्रमुख निर्णय हुए हैं, यानी आपको इन अधिवेशनों के अंदर प्रमुख निर्णय देखने हैं। आपको लुसेंट में एक पूरा चार्ट मिल जाएगा, यहां से आप लुसेंट के प्रमुख निर्णय वगैरह देखोगे, ठीक है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वगैरह। इसके बाद सीधे सीधे आपको प्रमुख आंदोलन यानी क्रांतिकारी आंदोलन से शुरू होना है, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में आपको इसके बाद डायरेक्टली क्या होना है, शुरू होना है। और क्रांतिकारी आंदोलन में कैसे आपको शुरुआत करनी है, देखिए आपने बंगाल विभाजन पढ़ा अच्छे से, ठीक है। 1907 में ये सूरत विभाजन पड़ा किसका, कांग्रेस का। ये भी देखना है सूरत विभाजन में उसकी अध्यक्षता किसने की, ये सूरत विभाजन कब हुआ था, इस टाइप की चीजें। जैसे ही आप ये सब चीजें देखोगे आप डायरेक्टली कहां पर पहुंच जाओगे, आप सीधे सीधे पढ़ोगे क्रांतिकारी खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के पे जो है अपने आप में बॉम्ब फेंका गया था, उसको पढ़ोगे। और जो आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, किसके समय किया गया था, कब किया गया था, वो ध्यान रखोगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज आपको पढ़ना है, विदेशी धरती पर, विदेशी धरती पर स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। यानी यहां आपको जैसे आप पढ़ते हो ना, सैन फ्रांसिस्को पे लाला हरदयाल ने बनाया था। सैन फ्रांसिस्को में क्या था, वो जो भी था इतना, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किसी चीज़ की स्थापना की थी, गदर पार्टी की। इसके अलावा अफगानिस्तान में समानांतर सरकार वगैरह, मोहन सिंह वगैरह, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। ये इसके बाद जैसे ही आप उठते हो 1916 के अधिवेशन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें होम रूल लीग भी आपको मिलेगा, यहीं आपको लखनऊ अधिवेशन भी मिलेगा कांग्रेस का, लखनऊ 1916, ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन। जैसे ही आप यहाँ आओगे आपको सीधे कहाना है 1919 का रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था और गवर्नर कौन था, ठीक है। और 1919 का जलियांवाला कांड क्यों हुआ था, क्या था, जलियांवाला कांड, ठीक है। जब ये पढ़ोगे डायरेक्ट 1920 में असहयोग आंदोलन आपको पढ़ना है, ठीक है। 1920 के सीधे आप लोग आ जाओगे जो यहाँ पे स्वराज पार्टी के गठन पे, कब हुआ था, कौन इसके मतलब मेंबर थे, क्या इसकी मांग थी, स्वराज पार्टी का गठन। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे ही आप इस पोर्शन को कवर कर पाते हो आप सीधे आ जाइए साइमन कमीशन पे, क्यों आया, कितने सदस्य थे, क्यों विरोध हुआ था, ये साइमन कमीशन, ठीक है। जैसे ही साइमन कमीशन आपका कंप्लीट हुआ आप सीधे कहाँ जाइए, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ठीक है। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों को करने के साथ साथ आपको 3 के 3 गोलमेज सम्मेलन पढ़ने हैं। कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मतलब अध्यक्षता नहीं, किसने भाग लिया था, ये। और जैसे ही ये पढ़ोगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन समझौता जिसको बोलते हैं 5 मार्च 1931 वाला, ये पढ़ के जाना, ये कब हुआ था और इसमें प्रमुख मांग क्या थी, एक आध पॉइंट पढ़ के जाना, बहुत डेप्थ में नहीं आएगा। और 1922 का चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड भी आपको 1922 वाला क्या करना है, देख के जाना है, ठीक है। जैसे ही आओगे यहाँ पे 2 पॉइंट और मिलेंगे, एक मिलेगा कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत, और दूसरा आपको मिलेगा पूना पैक्ट, पूना समझौता, ठीक है। यहाँ 1932 के 2 पॉइंट और पढ़ना, पूना समझौता क्या था, क्यों हुआ था, और कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। इन दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्या करोगे, तैयार करोगे। जब ये आएगा यहाँ आपको फिर कुछ ज़्यादा फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वो लखनऊ अधिवेशन वाला जो जिसमें किसान वाला नहीं था, गांव वाला फैजपुर अधिवेशन 1935-36 में एक फैजपुर अधिवेशन हुआ था, पहला गांव में हुआ अधिवेशन माना जाता है उसको, वो देख के जाना। डायरेक्ट अगर आप आओगे तो 1940 में 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, क्यों हुआ था, क्यों, क्या कॉज था, इसके बारे में। और यहाँ इससे जस्ट पहले आपको 2-3 पॉइंट, पृथक पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इस टाइप की जो चीज़ें कहीं आगे दिखेंगी आपको, वो देख के जाना। क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ने के बाद आप सीधे आ जाएंगे 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है। कितने मेंबर थे, क्यों भारत आया था, इसका उद्देश्य क्या था, और ये देखने के बाद डायरेक्टली आप कहाँ देखोगे, सीधे सीधे 1947 में भारत क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। जब बच्चों एक फ्रेम बनाओगे, देखो ये सारे के सारे टॉपिक किसी ज़माने में पेपर देता था, अब तो खैर मन ही मरे, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा। अब इंटरेस्ट न रहने का भी कॉज है, एक कॉज तो ये है कि फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं आप लोगों के लिए, फिर खुद के लिए टाइम नहीं, तब कई लोग
ये भी सोच रहे होंगे निकाल नहीं पा रहा, अब तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो कहाँ से निकालूंगा। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में बैठ जाऊंगा तो आपके बराबर मार्क्स भी नहीं ला पाऊँ। आपके बराबर क्या, जैसे 100 नंबर का पेपर है, कई बच्चे मैं 45, 50, 55 में अटक जाऊंगा, कई बच्चे 80, 85 नंबर लेंगे, और वही बच्चे होंगे जिसने मुझसे पढ़ा है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब आप चीज़ों को खुद के लिए ना करके दूसरों के लिए करते हो तो आप टोटली उस पर डेडिकेट हो जाते हो। अब मैंने आज क्या पढ़ा है मैं कल भूल जाऊंगा, ठीक है, और लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया होगा आप डेली इसको रिवाइज करेंगे तो आप उसको अच्छे से तैयार रखेंगे। ये टॉपिक आपको किसी भी केस में 10 नवंबर से पहले पहले एंड करने, कुछ भी हो जाए, एन केन प्रकारेण, किसी भी केस में 10 नवंबर से पहले अगर आपने ये टॉपिक कर लिया ना, मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर आएंगे, लगभग 5 नंबर आएंगे, 5 से 6 नंबर, 6 नंबर के आसपास इस पूरे के पूरे पोर्शन से, ठीक है। होपफुली जो पहली जो मेन टॉपिक है मैंने आपको बताई, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटी में, और पॉलिटी में और भी मजा आएगा आपको। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।